जी स्टूडेंट्स, हम नीड्स कंप्लीट कर चुके हैं बड़े की। और नीड्स के बाद हमने इनर स्टेट्स डिस्कस कर ली हैं। अब हम प्रेस जो कि एनवायरमेंटल फोर्सेस होती हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, तो जो एनवायरनमेंट से फोर्सेस आ रही होती हैं क्लाइंट की तरफ या हीरो की तरफ, जो कि हीरो को अफेक्ट कर रही हैं या क्लाइंट को अफेक्ट कर रही हैं इन एक्चुअल केस, तो वो प्रेस कौन कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू बरे, ये कंप्लीट उनकी लिस्ट दी गई है। जैसे नीड्स के साथ स्मॉल n लिखा जाता है इटैलिक में, ऐसे ही प्रेस के साथ स्मॉल p लिखा हुआ आपको नजर आएगा। ये सारी प्रेस हैं जो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, यानी जब हीरो के साथ कुछ हो रहा है तो दैट इज प्रेस। इसमें भी उसी तरह से क्लासिफिकेशन डिफरेंट की गई है। जैसे नीड्स को क्लासिफाई किया गया था, कुछ नीड्स एक क्लासिफिकेशन में है, कुछ दूसरी में। इसी तरह से प्रेस भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन में जो है वो आती हैं। जो जैसे पहली कैटेगरी है वो प्रेस ऑफ डेप्रिवेशन की, दूसरी जो है वो एम्पैथी, एलियन और रिजेक्टिंग एनवायरनमेंट की क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में जो पहली प्रेस है दैट इज एक्विजिशन। अब एक्विजिशन हमने नीड के तौर पे भी डिस्कस किया था कि जब क्लाइंट ये सारा कुछ कोई मनी गेन करना चाह रहा है, कुछ हासिल करना चाह रहा है, तो वो एक्विजिशन की नीड होगी। लेकिन जब हीरो को इससे महरूम किया जा रहा है, यानी हीरो से कुछ हासिल किया जा रहा है, हीरो नहीं हासिल करना चाह रहा बल्कि हीरो से कुछ छीना जा रहा है, उससे कुछ वापस लिया जा रहा है, उससे कुछ हासिल किया जा रहा है, तो फिर वो एक्विजिशन की प्रेस होगी। यानी एनवायरनमेंट ये कर रहा है या एनवायरनमेंट में मौजूद लोग हीरो से ये सारी चीजें छीन रहे हैं या वैसे उससे ले रहे हैं, तो वो प्रेस ऑफ एक्विजिशन होगी। प्रेस ऑफ रिटेंशन में जैसे हमने रिटेंशन की नीड डिस्कस की है कि वहां पे हीरो कोई चीज रिटेन करना चाहता है ना, वो कुछ किसी को देना नहीं चाहता, अपने पास संभाल के रखना चाह रहा है। तो जब प्रेस रिटेंशन होगी तो फिर एनवायरनमेंट कुछ जो है वो रेस्ट्रेन करना चाह रहा है, कुछ रिटेन करना चाह रहा है, हीरो को नहीं लेने दे रहा। हीरो जो हासिल करना चाहता है एनवायरनमेंट उसको रिफ्यूज करता है। एनवायरनमेंट उसको उसको पैसे चाहिए, वो कुछ जो है वो खरीदना चाहता है, तो वालिद साहब उसको पैसे नहीं दे रहे जी, अगर स्टोरी में इस तरह की बात क्लाइंट कर रहा है। तो जो हीरो है वो कुछ हासिल करना चाह रहा है और बाप उसको पैसे नहीं दे रहा, वो कंजूसी कर रहा है या वो पोजेसिव हो गया है या उसका उसका हिस्सा नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हम उसकी रिटेंशन प्रेस में डालेंगे, नीड में नहीं होगी। अगर ये हीरो सारा कुछ कर रहा होता तो वो नीड ऑफ रिटेंशन होती। अब एनवायरनमेंट से यानी हीरो का फादर ये कर रहा है तो फिर प्रेस ऑफ रिटेंशन होगी। देन लैक है। लैक और लॉस में आपने एक तो डिफरेंशिएट करना है कि लॉस उस वक्त होता है कि जब आप के पास कोई चीज आई और फिर चली गई, छिन गई, दैट इज लॉस। और अगर आपके पास है भी चीज तो दैट वुड बी लैक। लैक जो है वो दो तरह से शो होगा आपको स्टोरीज में। या तो वो थिंग्स, अपॉर्चुनिटीज और फ्रेंड्स लैक कर रहा होगा आपका जो क्लाइंट है, या फिर ह्यूमन सपोर्ट की लैकिंग होगी। अगर उसके पास, वो कहता है जी उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास मौका नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कुछ करना चाह रहा था, उसके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो ये सारी की सारी लैक जो है दैट इज थिंग्स, अपॉर्चुनिटीज या फ्रेंड्स की कैटेगरी में होगी। और अगर उसके इर्द गिर्द कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो हीरो अपने आप को बिल्कुल अकेला फील कर रहा है, वो मिजरेबल कंडीशन में है, हेल्पलेस है, कोई उसके साथ चलने वाला नहीं, उसको जो है वो सहारा देने, दिलासा देने वाला मौजूद नहीं है, तो फिर लैक की जो प्रेस है हम उसको ह्यूमन सपोर्ट के साथ जो है वो एसोसिएट करेंगे कि वो ह्यूमन सपोर्ट लैक कर रहा है। और लॉस में जैसे अभी हमने कहा कि कोई चीज उसके पास थी और वो गुम हो गई, उसने वो गंवा दी या उससे छीन ली गई, या अपॉर्चुनिटी कोई उससे चली गई, या कोई दोस्त उससे दूर हो गए, तो ये सारा कुछ लॉस में कंसीडर किया जाएगा। यानी उसके पास एक चीज थी और फिर वो गुम हो गई या उससे वापस ले ली गई। रिजेक्शन, अगेन जैसे हमने नीड में भी रिजेक्शन को डिस्कस किया कि अगर हीरो है वो किसी से एफिलिएशन नहीं करना चाह रहा, उनकी मदद नहीं करना चाह रहा, उनसे बात नहीं करना चाह रहा, तो नीड ऑफ रिजेक्शन होगी। लेकिन अगर हीरो के साथ यही सब कुछ हो रहा है, यानी एनवायरनमेंट से उसको जो है वो जो डिनाई किया जा रहा है, उसको उसकी बात नहीं सुनी जा रही, उसको अकेला छोड़ दिया गया है, तो वो प्रेस ऑफ रिजेक्शन होगी। यानी हीरो के साथ
रिजेक्शन का मामला किया जा रहा है। एलियन ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई आपको जो है वो एनवायरनमेंट इस तरह का हीरो को नज़र आ रहा है कि उसको कोई समझ नहीं रहा, उसके साथ कोई एसोसिएट नहीं कर रहा है, उसको अकेला छोड़ दिया गया है, उसको एक सॉलिटरी सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर एतमाद नहीं किया जा रहा, उसको डिसलाइक किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी प्रेस ऑफ एलियन ऑब्जेक्ट होगी कि वो अपने आप को एक बिल्कुल अजीबो-गरीब दुनिया में महसूस कर रहा है जहाँ पे कोई उसके साथ नहीं है। उसमें जो है वो फिजिकल सराउंडिंग्स के हवाले से भी ये जो है वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। उसके साथ जो है वो मोनोटनी भी हो सकती है जिसमें वो बिल्कुल अकेला-अकेला अपने आप को जो है वो महसूस कर रहा है, लेकिन एक ख़ास रूटीन में। उसमें रूटीन उसकी जो है वो इतनी जो है वो डिप्रेसिव है या इस कदर वो अपने आप को जो है वो जिसको कहते हैं कोल्हू का बैल हो जाना, ऐसे वो फ़ील कर रहे हैं कि वो बिल्कुल अपने आप को अलग-थलग और एक ख़ास रूटीन में चलने वाला मैकेनिकल इंसान जो है वो सपोज़ करना शुरू कर दें। तो अगर फिज़िकल सराउंडिंग्स उसकी जो है वो डिस्टर्ब्ड हैं, तो इसका मतलब कि वो अपने आप को वहाँ पे सैटिस्फाइड, खुश महसूस नहीं कर रहा है। वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। तो ये चाहे आपकी फिज़िकल सराउंडिंग्स की वजह से इस तरह से हो या एलियन ऑब्जेक्ट्स की वजह से, जिसमें वो ये परसीव कर रहा है कि लोग उसके दुश्मन हैं या लोग उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, या उसकी रूटीन जो है वो बड़ी जो है वो एक ही तरह की है, वो बिल्कुल मैकेनिकल किस्म की है। तो ये सारे का सारा अनकंजेनियल एनवायरनमेंट उसका जो है वो उसकी प्रेस कंसीडर की जाएगी। उसके बाद डोमिनेंस है, आप का एनवायरनमेंट जो है वो हीरो पे अगर डोमिनेट कर रहा है तो उसको जो है वो हम डोमिनेंस की प्रेस कंसीडर करेंगे। उसमें जो डोमिनेंस हो सकती है एनवायरनमेंट की तरफ से वो 3 तरह की हो सकती है। वो कोएर्शन हो सकती है, वो रेस्ट्रेंट हो सकती है या इंड्यूसमेंट हो सकती है। कोएर्शन में जो एनवायरनमेंट है वो हीरो को फोर्स करेगा कुछ करने के लिए। वो कोई काम करे, उसको एनवायरनमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, जैसे कि उसका बाप कह रहा है कि तुम फौरन जाओ, ये करके आओ, ऐसे करो, ऐसे करो। कोई अथॉरिटी कह रही है, कोई चाहे उसका बॉस कह रहा है। तो जब उसको कुछ करने पे मजबूर किया जा रहा है हीरो को, तो हम कहेंगे कि डोमिनेंस, और डोमिनेंस में कौन सी टाइप है, कोएर्शन की। और अगर उसको किसी काम से रोका जा रहा है, उसको उसके मामलात में इंटरफेयर करके उसको उसके चीज़ें उसके अंदाज से करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो फिर रेस्ट्रेंट होगी। और अगर आप जो हीरो है उसके साथ एनवायरनमेंट इस तरह से बिहेव कर रहा है कि वो उसको कोई एक काम ऐसे फोर्सफुली करने पे मजबूर करे, उसको जो है वो चाहे डायरेक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन से करे या उसके साथ कोई ऐसी सजेशंस शामिल कर ले कि ये चूँकि आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको ये कर लेना चाहिए, आपको इस तरह से जो है वो फ़ायदा हो सकता है, आप कोई इस तरह का काम कर लोगे तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप पढ़ो क्योंकि इससे आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपको डिग्री मिल जाएगी, आपका रिश्ता अच्छी जगह हो जाएगा। तो जब आप क्लेवरली बड़ा चालाकी से इस तरह से उसको जो है वो काम करने पे मजबूर करेंगे तो वो इंड्यूसमेंट होगी। अगर डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी होती तो वो कोएर्शन होती, अगर किसी काम से रोक दिया गया होता तो रेस्ट्रेंट होती, लेकिन आप चालाकी से उसको कुछ काम करने पे मजबूर कर रहे हैं तो वो इंड्यूसमेंट होगी और वो डोमिनेंस की प्रेस के अंडर जो है वो उसको कंसीडर किया जाएगा। देन इम्पोज टास्क, ड्यूटी और ट्रेनिंग है, जहाँ पे आप जो है वो उसको ऐसा काम, कोई टास्क दे देते हैं हीरो को कि वो उसके साथ जो है वो उसको वो काम मजबूरन करना पड़ता है। कोई जॉब कंप्लीट करने के लिए, उसका कुछ बेनिफिट हासिल करने के लिए, तो वो इम्पोज्ड टास्क है। जब इसके बेनिफिट के बगैर होगा, उसका कोई उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वैसे ही उसको मजबूर किया जा रहा है वो काम करने पे, तो फिर वो डोमिनेंस है। लेकिन जब उसको कोई फ़ायदा भी हासिल होना है और मजबूरन वो फ़ायदा हासिल करने के लिए वो डोमिनेंस एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर उसको डोमिनेंस नहीं कहेंगे बल्कि इम्पोज्ड टास्क या ड्यूटी या ट्रेनिंग के अंदर उसको कंसीडर किया जाएगा। देन एग्रेशन, जैसे हमने नीड के तौर पे एग्रेशन को डिस्कस किया था कि अगर हीरो इस तरह से जो है वो सोशली या असोशली बिहेव करे, दूसरों को मारे पीटे, तो वो या उनको वर्बली कंट्रोल जो है वो उनको कंट्रोल करे,
कि जो है वो उनको हैरास करे। तो ये सारी जो है वो नीड ऑफ एग्रेशन थी। लेकिन जब हीरो के साथ ये हो रहा हो तो फिर वो प्रेस ऑफ एग्रेशन होगी। जब हीरो को मारा जा रहा है, हीरो को गालियां निकाली जा रही हैं, हीरो को बुरा भला कहा जा रहा है, उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इमोशनल वर्बल एग्रेशन जो है एनवायरनमेंट से आ रहा है, यानी प्रेस है एग्रेशन की इमोशनल वर्बल लेवल। और अगर उसको मारा पीटा जा रहा है, उसकी जो है वो कोई जो जायज़ ख्वाहिश है वो पूरी नहीं करने दी जा रही है, और उसको इल्लीगली उसके साथ फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर उसको किया जा रहा है, तो वो फिजिकली सोशल या ए सोशल की कैटेगरी में हम उसको जो है वो डिवाइड करेंगे। यानी अगर सिर्फ बातों की हद तक उसके साथ हो रहा होता तो वो इमोशनल वर्बल था, लेकिन अगर फिजिकल लेवल पे वो हो रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो फिर वो फिजिकल एग्रेशन होगा। और अगर वो किसी चोर के साथ आप कर रहे हैं, अगर उसने हीरो किसी चोर को बनाया है, डाकू को बनाया है, डाकू हीरो है उस स्टोरी में, तो अब उसको मारा पीटा जा रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसको उसके ऊपर गुस्सा कर रही है, उसको सजा के तौर पे उल्टा लटका दिया है, तो अब ये सारा का सारा एग्रेशन सोशल है, क्योंकि जो उस मुजरम के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर वो सोशली एक्सेप्टेबल है उस सोसाइटी में, उससे सारे लोग यही कहते हैं कि इसका यही अंजाम होना चाहिए था, इस कैदी को इसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए था, तो फिर वो सोशल एग्रेशन जो है वो कंसीडर, सोशल फिजिकल एग्रेशन कंसीडर किया जाएगा प्रेस के तौर पे। लेकिन अगर उसके साथ हम ये देखते हैं कि ज्यादती हो रही है, अगर उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए लड़ा था, लेकिन लोगों ने उसको बहुत ज्यादा मारा, उसको असॉल्ट किया, तो फिर वो फिजिकल ए सोशल एग्रेशन जो है वो एनवायरनमेंट की तरफ से होगा। और अगर हीरो का सारा कुछ तबाह कर दिया जी, उसका घर भी तबाह कर दिया, बच्चे भी मार दिए, सारा कुछ जो है उसका खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, फ्यूचर खत्म हो गया, तो ये डिस्ट्रक्शन जो है वो आ रही होगी असल में एनवायरनमेंट की तरफ से। देन अफिलिएशन की प्रेस है, अगर कोई हीरो के साथ अफिलिएट करना चाह रहा है, यानी हीरो नहीं कर रहा बल्कि हीरो के साथ हो रहा है, तो वो प्रेस ऑफ अफिलिएशन सॉरी अफ्लिक्शन होगी। तो अफ्लिक्शन दो तरह की होगी, या तो फिजिकल होगी या मेंटल अफ्लिक्शन होगी। अगर हीरो को हम ये कहते हैं कि उसका एक टांग या हाथ काट दिया गया है या कटा हुआ है, या उसका वो हाथ या पाँव काम नहीं कर रहा, तो ऐसी बीमारी है जो कि बहुत पुरानी है, उस वजह से वो बेड रिडन है, कोई भी ऐसी एस्पेक्ट है वो हीरो के साथ जो है वो एसोसिएट किया जा रहा है, तो वो अफ्लिक्शन फिजिकल लेवल की है। और अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स उसमें जो है वो बताई जा रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें जो है वो डिप्रेस्ड है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो जो है वो उसको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो भी उसकी बीमारी की सिम्टम्स बताई जा रही हैं, तो फिर वो उसकी मेंटल अफ्लिक्शन स्टोरी में उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। हीरो या हीरोइन को अगर क्लाइंट स्टोरी लिखते हुए ये कहता है कि वो मर गया है, तो वो डेथ ऑफ हीरो या हीरोइन की प्रेस जो है वो कंसीडर की जाती है। उसमें स्ट्रेस जो है वो होता है, वो इंसान, वो हीरो जो मर गया है, वो उसकी पैसिविटी से भी अगले लेवल का एक जो हमें मिलता है एक्सप्रेशन, कि उसमें हीरो बिल्कुल जो है वो सीन से आउट हो गया है, और जाहिर है वो फिर इतनी डिजेक्शन है, इस कदर उसमें जो है वो स्ट्रेस पाया जाता है कि उसकी एनवायरमेंटल फोर्सेस उसको बर्दाश्त ही नहीं कर रही, और वो अल्टीमेटली अपने आप को जिंदा होते हुए भी मुर्दा कंसीडर कर रहा है। उसके बाद फिजिकल डेंजर है। फिजिकल डेंजर दो तरह का जो है वो डिपिक्ट हो सकता है, या तो वो एक्टिव होगा या वो इन अ सेंस ऑफ इन सपोर्ट होगा। एक्टिव में आपका क्लाइंट जो है वो किसी ना किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंसा है जहाँ पे डायरेक्ट उस पर कोई अटैक किया जा रहा है, वो इंसान कर रहे हैं या कोई एनिमल्स कर रहे हैं, या वो समंदर में कहीं पे फंस गया है, तो वो इस तरह से परेशानी के आलम में है, तो फिजिकल डेंजर एनवायरनमेंट की तरफ से उसको मिल रहा है, दैट इज एक्टिव। और अगर उस डेंजर के साथ उसको जो है वो सपोर्ट को लैक कर रहा है, और वो अपने आप को कहीं से गिरता हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहा है, और उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा, तो फिर वो इन सपोर्ट का फिजिकल डेंजर होगा। फिजिकल इंजरी में आपका जो क्लाइंट है वो हीरो को इस तरह से पोर्ट्रे करेगा कि हीरो को जो है वो कोई
इंसान मार रहा है, पीट रहा है, उस पर गुस्सा कर रहा है, उसका इवन ऑपरेशन कर रहा है, अगर वो सिर्फ हम यही नहीं कहेंगे कि उसके साथ कोई ज्यादती हो तो ही फिजिकल इंजरी की प्रेस होगी, बल्कि अगर उसका ऑपरेशन किया जा रहा है या उसका जो है वो एब्सेस को काट के उसके अंदर से पस निकाली जा रही है, तो वो भी हम फिजिकल इंजरी की प्रेस जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसके अंदर। देन अफिलिएशन है कि अफिलिएशन अगेन उसी तरह से जैसे हमने नीड को अफिलिएशन नीड के तौर पे डिस्कस की थी कि वो एसोसिएटिव हो सकती है या इमोशनल, इसी तरह से प्रेस के तौर पे भी अफिलिएशन या एसोसिएटिव होगी या इमोशनल होगी, या लोग उसके साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं हीरो के साथ, या एनवायरनमेंट से उसको कंपनी ऐसी मिल रही है कि वो उसके साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं, उसको जो है वो मिलना जुलना चाह रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो वो ऐसे कंजेनियल ग्रुप में रह रहा है, तो वो एसोसिएटिव एफिलिएशन की प्रेस आ रही होगी। और अगर लोग उसके साथ इस कदर इन्वॉल्व हो गए हैं, उसके साथ इमोशनल लेवल पे जाके और टू द अटमोस्ट लेवल उसके साथ अटैचमेंट शो कर रहे हैं, वो चाहे उसके फैमिली मेंबर्स की तरफ से हो, चाहे वो किसी इलीगल वे में वो रिलेशन शो किया जा रहा हो, तो फिर वो इमोशनल एफिलिएशन कंसीडर की जाएगी। और अगर उसमें जो हम यहाँ पे जो है वो इसको डिफरेंशिएट करते हैं सेक्स की प्रेस के साथ भी, कि अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के हवाले से वो एफिलिएशन शो हो रही हो एनवायरनमेंट की तरफ से, तो फिर प्रेस ऑफ सेक्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इमोशनल एफिलिएशन नहीं कहते। उसके बाद है जी डेफरेंस। डेफरेंस उसी तरह से जैसे आपने जो है वो नीड के तौर पे हमने डिस्कस किया था, ऐसे ही प्रेस के तौर पे भी डेफरेंस में जब इंडिविजुअल जो है वो उसके उस या एक ग्रुप या लोगों की जो इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं, वो हीरो के साथ कंप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके साथ मिलके उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कंप्लायंस की डेफरेंस है एनवायरनमेंट में। और अगर हीरो को एडमायर किया जा रहा है, उसकी तारीफ की जा रही है, उसको जो है वो एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसको जो है वो रियलाइज भी किया जा रहा है कि हम आपकी इस स्टेटस और इस मुकाम को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपने हमारे साथ इतना किया है, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, इस तरह की बात की जा रही है, तो फिर रिस्पेक्ट के तौर पे भी डिफरेंस आ रही होगी एनवायरनमेंट से। नर्चरेंस बिल्कुल ये जब नीड के तौर पे हम जो है वो सकोरेंस को डिस्कस करते हैं, तो जो सकोरेंस की एज ए नीड करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो नर्चरेंस की एज ए प्रेस करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी जो एनवायरनमेंट है, जो भी उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो हीरो को अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको खिला पिला रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो ये नर्चरेंस की प्रेस है। और अगर हीरो ये सारा कुछ कर रहा होता तो फिर नीड ऑफ नर्चरेंस होती। तो जहाँ पे प्रेस में जो नर्चरेंस की नीड है, वो नीड में जाके जो है वो सकोरेंस बन जाएगी, और जो सकोरेंस की नीड है वो एनवायरनमेंट में आके फिर वो नर्चरेंस की प्रेस बन जाएगी। देन सेक्स है, वो कोई भी पर्सन वो क्लाइंट के साथ कोई शादी की बात कर, अपना हीरो के साथ शादी की बात कर रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है, एनवायरनमेंट में इस तरह से उसको परस्यू किया जा रहा है, तो फिर वो सेक्स की प्रेस जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। और अगेन जो सकोरेंस की प्रेस है, उसमें जो है वो कोई हेल्प और प्रोटेक्शन जो है वो चाह रहा होगा हीरो की तरफ से, कि हीरो उसको जो है वो नरिश करे, उसकी देखभाल करे, उसकी जो है वो लुक आफ्टर करे। तो अगर एनवायरनमेंट ये चाह रहा है हीरो की तरफ से कि हीरो उनको प्रोटेक्ट करे, उनके ये ज़रूरियात पूरी करे, तो दैट वुड बी प्रेस ऑफ सकोरेंस। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है मिसलेनियस प्रेस की, बड़ी सिंपल सी हैं कि अगर कोई बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग उसमें है, कोई बताया जा रहा है कि जी कोई पैदा हुआ है, कोई बच्चा हुआ है हीरो का, या हीरो बाप बन गया है या माँ बन गई है हीरोइन के तौर पे, तो उसको हम जो है वो बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग से जो है वो डिनोट करते हैं। उसमें फिर रिलेशंस जो है वो देखे जाते हैं, उससे जो ओवरऑल थीमा क्या डेवलप होता है उसके साथ एसोसिएट किया जाता है कि कैसी फीलिंग्स हैं उस प्रेस के साथ, कि वो जो है वो थीमा पॉजिटिव डेवलप हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। जाहिर है कोई वांटेड चाइल्ड होगा या अनवांटेड चाइल्ड होगा, या एथिकल या अनएथिकल प्रैक्टिस के बाद ये हो रहा है, उसके डिफरेंट कॉनोटेशन फिर उसकी जो है वो उससे आइडेंटिफाई की जाएगी।
जो उसके बाद क्लोस्ट्रम है। क्लोस्ट्रम में आप जैसे इसके मीनिंग से आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आप जो है वो कोई ऐसी कंफाइनिंग स्पेस की बात करते हैं, कोई हाइड आउट है, कोई किसी घर में किसी ऐसी अंधेरी जगह पे जहाँ पे आप हीरो जो है वो बंद हो गया है, उसको कोई वे आउट समझ नहीं आ रहा, उसको बंद कर दिया गया है, या वो बगैर किसी वजह के बंद हो गया है, चाहे वो किसी जगह पे जा रहा था और वो वहां फंस गया, उससे निकला नहीं जा रहा, या इस तरह की कोई ऐसी कंफाइनमेंट जहाँ पे वो कैद हो गया एक तरह से, दैट वुड बी प्रेस ऑफ क्लोस्ट्रम। कॉग्नाइजेंस जैसे हमने मीनिंग वही है, नीड के तौर पे भी हमने इसको डिस्कस किया, लेकिन प्रेस में ये उस वक्त होगा जब लोग उसके हवाले से क्यूरियस हैं। जब हीरो क्यूरियस था एनवायरनमेंट के बारे में तो हम नीड ऑफ कॉग्नाइजेंस कहते थे, लेकिन जब हीरो के बारे में एनवायरनमेंट या लोग क्यूरियस होते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसकी क्या एक्टिविटीज हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो क्यूरियोसिटी अगर एनवायरनमेंट की तरफ से आएगी तो फिर प्रेस ऑफ कॉग्नाइजेंस होगी। एग्जाम्पल की प्रेस जो है वो हो सकती है, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो गुड इन्फ्लुएंस होता है या बैड इन्फ्लुएंस होता है। कोई भी जो एनवायरनमेंट में से जो लोग हैं या कोई फैमिली मेंबर्स हैं, कोई उसके कॉलीग्स हैं, वो जब कंस्ट्रक्टिव वे में हीरो को इन्फ्लुएंस करेंगे तो फिर गुड इन्फ्लुएंस की एग्जांपल होगी, और अगर वो डिस्ट्रक्टिव वे में उसको तंग करने के साथ उसको जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको इरिटेट करेंगे, या उसको जो है वो उसकी विल के अगेंस्ट जाके कुछ करने पे मजबूर करेंगे, तो वो बैड इन्फ्लुएंस, जब उसको वो इस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो बैड इन्फ्लुएंस की एग्जांपल। एक्सपोजिशन में आपके कोई भी जो है वो सराउंडिंग्स में वो उस हीरो को या हीरोइन को कोई चीज समझा रहा है, कोई बता रहा है। जैसे एक्सपोजिशन की नीड हमने पढ़ी थी कि अगर क्लाइंट नीड हीरो ये सारा कुछ कर रहा है, किसी को कुछ पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो वो एक्सपोजिशन की नीड है। लेकिन अगर हीरो को पढ़ाया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, उसको जस्टिफिकेशन बताई जा रही है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो वो एक्सपोजिशन की प्रेस होगी। उसके बाद लक है। लक जो है वो या तो गॉड गुड होगी, ग्रेचुइटी उसमें होगी, या वो बैड होगी। सिंपली जो लक का हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर वो कहते हैं जी वो प्रिविलेज्ड है, उसको उसकी खुशकिस्मती है कि उसको ये मिल गया, दोस्त मिल गए, कोई घर मिल गया, कोई नौकरी मिल गई, कुछ भी मिल गया, तो वो गुड लक जो है वो कंसिडर उसकी स्टोरीज में की जाएगी। या फिर अगर वो कहते हैं कि जी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, वो ना चाहते हुए भी कुछ पता ही नहीं चला कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, तो वो बदकिस्मती जैसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, तो वो बैड लक उसकी जो है वो कंसीडर की जाए। बाकी ये इसके वो पैटर्न्स थे स्टोरीज के इन हैंडआउट्स में, जो आपने जब वो स्टोरीज किस तरह से इंटरप्रेट करनी है, तो उनके जो है थीम्स कैसे निकालते हैं। इसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट जो है जो कुछ EPPS की नीड्स, जैसे आपने जो है वो MMPI के सारे स्केल्स की हमने इंटरप्रिटेशन उनकी डिटेल देख ली थी, 10 क्लिनिकल स्केल्स उनका क्या क्या मतलब होता है। TAT की अभी हमने रिसेंट इसी लेक्चर में TAT की सारी नीड्स डिस्कस कर चुके हैं। तो EPPS की नीड्स सेम उसी तरह से, जैसे चूंकि ये डिराइव ही आपकी TAT में से किया गया है, तो TAT के अंदर जैसे मरे ने इनको एक्सप्लेन किया है, EPPS में भी उनकी एक्सप्लेनेशन वही है, उसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ नीड्स जो कि मरे की ओरिजिनल नीड्स नहीं है, उसमें जब उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। अचीवमेंट उसी तरह से है जैसे आपने जो है वो TAT में पढ़ी है कि वो कुछ अकम्प्लिश करना चाहता है, कोई टास्क पूरे करना चाहता है, कोई चीज, कोई पजल सॉल्व कर रहा है, कोई इस तरह की बातें जो है वो उसकी अचीवमेंट की नीड के तौर पे आएंगी। और जब वो सजेशन दूसरों से ले रहा है, दूसरों के साथ कंप्लाई कर रहा है, तो वो डेफरेंस होगी। ऑर्डर हमने जो है वो TAT में नहीं पढ़ा था, तो ऑर्डर यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे। हमने ये पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे रिसर्च फॉर्म में, PRF में, उसमें हमने इस ऑर्डर को डिस्कस किया था कि आपका क्लाइंट जो है वो अगर अपने काम को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज करता है,
एक खास सिस्टम में रखना चाहता है, अपने शेड्यूल के मुताबिक चलता है, तो उसको हम ऑर्डर की नीड कहते हैं ईपीपीएस में। एग्जीबिशन की जो ट्रेट है, करेक्टरिस्टिक है किसी इंडिविजुअल की, वो ये है कि वो अपना आप दिखाना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टीएटी में डिस्कस किया है कि वो अपने अचीवमेंट्स बताना चाहता है, लोगों की अटेंशन लेता है वो अचीवमेंट्स बता के, अपने जो क्वालिफिकेशन, अपनी जो उसके प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं उनको एक्सप्रेस करके या लोगों को सिर्फ खुश रख के वो अपने आप को एक्सपोज करता है, अपने आप को जो है वो किसी एक मुकाम पे या किसी एक अथॉरिटी के तौर पे पेश करना चाहता है, तो ये सारा कुछ एग्जीबिशन कहलाता है। ऑटोनॉमी लाइकवाइज जैसे हमने डिस्कस किया है टीएटी में, वो वही नीड ईपीपीएस में भी उसी तरह से बताई गई है, एफिलिएशन भी उसी तरह से है। आपकी इंटरसेप्शन इंट्रासेप्शन जो है, ये यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया गया था ईपीपीएस में, जो हमने टीएटी में नहीं पढ़ा। तो ये जो है वो आपको मैं बताता चलूं कि जब भी आपका क्लाइंट जो है वो उसकी कोई ऐसी मोटिव्स हैं कि वो उसको इस तरह से एनालाइज करता है कि वो दूसरों को ऑब्जर्व करे, अंडरस्टैंड करे कि वो किस तरह से सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी लाइफ के हवाले से वो सोचे, कुछ प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन देना चाहता है, तो दैट इज इंट्रासेप्शन। वो लोगों को समझता है, उनके साथ मिलके इसलिए चलता है कि वो अपने आप को जो है वो उनके साथ मिला सके, उनको अच्छी तरह से समझ सके, स्पेस दे सके, तो वो असल में उनकी जगह पे जाके सोचे, जैसे वो सोच रहे हैं उनको उस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए, एम्पैथी शो करे, तो दैट इज इंट्रासेप्शन विद रिस्पेक्ट टू द ईपीपीएस। सकरेंस लाइकवाइज जैसे हमने टीएटी में डिस्कस किया है, सेम डोमिनेंस भी उसी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, अकॉर्डिंग टू मरे जैसे किया गया था वैसे ही जो है वो ईपीपीएस में एडवर्ड ने उसको एक्सप्लेन किया है। बेसमेंट भी वही कॉन्सेप्ट दिया गया है, नर्चरेंस चेंज का, एंड्योरेंस यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो उस तरह से इस टाइटल के साथ टीएटी में नहीं डिस्कस हुआ। तो एंड्योरेंस में क्या है कि आपका जो क्लाइंट है वो फिजिकली या साइकोलॉजिकली अपनी स्ट्रेंथ शो करता है, वो ऐसे काम, ऐसे टास्क जो है वो कर सकता है कि जिसमें फिजिकल या साइकोलॉजिकल विगर इन्वॉल्व हो, ताकत उसका इस्तेमाल जो है वो जो है वो किसी किस्म की हेजिटेशन उसके अंदर ना हो, अवॉइड ना कर रहा हो सिचुएशंस को, तो दैट इज एंड्योरेंस। वो फिजिकल होगी तो उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ और वर्थ की बात होगी, और अगर साइकोलॉजिकल है तो उसमें साइकोलॉजिकल उसके आसाब मजबूत होने की बात होगी। उसके बाद हेट्रोसेक्सुअलिटी है कि वो अपोजिट सेक्स के साथ, दूसरे जेंडर के लोगों के साथ रिलेशनशिप बना सकता है या नहीं बना सकता, किस हद तक बनाता है, तो उसका लेवल देखने के लिए हेट्रोसेक्सुअलिटी ईपीपीएस में मेजर की जाती है। और लास्ट में एग्रेशन, अगेन वही कॉन्सेप्ट है जो हमने टीएटी में बाकायदा पार्ट्स के साथ डिस्कस किया है। यहाँ पे आप इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए उनके पार्ट्स को जो है वो डिस्कस नहीं करते कि ये एग्रेशन इमोशनल वर्बल है या फिजिकल है, या फिजिकल सोशल या फिजिकल ए सोशल है, लेकिन एग्रेशन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट वही है जो मरे ने दिया था। तो ये कुछ नीड्स ईपीपीएस की जो कि टीएटी में एक्सप्लेन नहीं की गई थी, वो मैंने जरूरी समझा कि वो भी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये हमारी प्रोजेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी असेसमेंट कंप्लीट हो गई थी। हमने इसकी सारी नीड्स और प्रेस भी डिस्कस कर ली हैं जो अकॉर्डिंग टू मरे हैं, और एडवर्ड्स के अकॉर्डिंग भी सारी जो नीड्स 15 थी उसमें जो रिमेनिंग रह गई थी जो टीएटी में हमने डिस्कस नहीं की थी, वो हमने आज कवर कर ली हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।